हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं प्रदीप गिरी एकेडमी पे। गाइस, अब नया यूनिट स्टार्ट करने वाले जिसका नाम है काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल्स। आज जो टॉपिक कवर करने वाले गाइस वो है इसके काइनेटिक के अंदर न्यूटन सेकंड लॉ, और उसके अंदर रेक्टिलिनियर वाला पार्ट आज पहले करने वाले हैं, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करने वाले हैं। अगर गाइस आप लोगों का कंटिन्यू सपोर्ट मिला तो गाइस प्लीज, मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ एनालिटिकल पे आप लोग वीडियोस को लोगों तक पहुंचा नहीं रहे, क्योंकि हमें सब दिखाई देता है गाइस। आप चाहते हैं कि मोटिवेशन बरकरार रखे तो हर ग्रुप में सब जगह तक शेयर कर दिया करो गाइस, थोड़ा अच्छा लगता है। एंड अगर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। अब काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल, सबसे पहले काइनेटिक्स क्या होता है। काइनेमेटिक्स में तो मैंने दोनों बताया था, पर काइनेटिक्स फिर से एक बात देखो गाइस, अगर कोई बॉडी मोशन में है और अगर हम उसके कॉजेस को कंसीडर कर रहे हैं कि भाई वो मोशन में क्यों है, उसके फोर्सेस को कंसीडर कर रहे हैं, तो वो हमारा काइनेटिक्स होता है। क्या होता है? जिसके अंदर कंसीडर नहीं करते थे वो हमारा काइनेमेटिक्स था, जिसके अंदर कंसीडर करते हैं वो हमारा क्या है, काइनेटिक्स है। तो गाइस अब और कुछ चीजें इसके अंदर हम देखेंगे। सबसे पहले न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है गाइस। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को समझने से पहले सबसे पहले उसके 3 लॉ फिर से एक बार समझ लेते हैं। पहले लॉ में क्या बताया गया? पहला लॉ इनर्शिया से रिलेटेड था। अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं होगा तब तक बॉडी अपने स्टेट को चेंज नहीं करता, बिल्कुल नहीं चेंज करता। यह था हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ। अब सेकंड लॉ की बात करें तो गाइस, सामने अगर कोई बॉडी है उसका मोमेंटम उतना ज्यादा चेंज होगा जितना ज्यादा हम उस पर फोर्स लगाएंगे। ओके, जितना जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना सामने वाले बॉडी का मोमेंटम ज्यादा चेंज होगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। ये था न्यूटन का सेकंड लॉ। अगर थर्ड लॉ की हम बात करें तो आप सभी को पता है, चलो थर्ड लॉ कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाओ, जैसा रिएक्शन वैसा एक्शन। चलो फटाफट। तो गाइस थोड़ा इसके बारे में और हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हमने सबसे पहले इसको 9th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड में लॉ पढ़ा था, फिर 9th स्टैंडर्ड में भी हमने देखा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ओके, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। और जैसे ही गाइस हमें प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो दो चीजें लगती है, इक्वल और कांस्टेंट। दोनों में से mm बाहर आ गया, v माइनस यू अपॉन टी। अब गाइस m और ये क्या है हमारा एक्सेलरेशन। अब k यहां हम लोग क्या ले लेते हैं, k की वैल्यू 1 ले लेते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो बन गया ये। तो न्यूटन सेकंड लॉ के थ्रू ये बनता है हमारा। और गाइस बट अब हमें इसके अंदर जो चीजें फोकस करना है वो उसको इस तरह से देखना है, समेशन ऑफ फोर्सेस, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस विच इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके, अब एक एग्जांपल यहां जो आपको दिखाई दे रहा है, मैं अगर यहां बताना चाहूं, आपको दिखाई दे रहा है नंबर ऑफ फोर्सेस इस बॉडी पे एक्ट हो रहा है, तो उन सभी फोर्सेस का समेशन होके इस बॉडी पे एक्ट होगा और ये बॉडी क्या होगा, एक्सेलरेट होगा। क्या होगा? एक्सेलरेट होगा इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। ओके, तो ये जितने हैं सब इस पे फोर्स लगा रहे हैं, मतलब इन सभी फोर्सेस का समेशन इस पे लगेगा और ये बॉडी क्या होगी, एक्सेलरेट होगी। जैसे यहाँ एक और ये दिया हुआ है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये देखो, आपको दिखाई दे रहा है नंबर ऑफ फोर्सेस लगे, इनका टोटल हो गया और बॉडी एक्सेलरेट हो गई। ओके, अब गाइस चलते हैं थोड़ा और आगे की तरफ। इसके अंदर और क्या, हाँ, न्यूटन सेकंड लॉ के अंदर एक चीज का और आपको ध्यान रखना है गाइस। अगर मान लो मैं किसी के ऊपर फोर्स लगा रहा हूं और सामने वाला और मेरा दोनों का स्ट्रेंथ अगर सेम है तो वहां रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, 0 होगा। रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। बट अगर रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं है तो बॉडी एक्सेलरेट होगा। जैसे एग्जांपल, अगर सामने वाला कोई बंदा है जिसका स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, ओके, उसने मुझे धक्का दिया तो मैं क्या हो जाऊंगा, मैं एक्सेलरेट होऊंगा ना। बट अगर हम दोनों का स्ट्रेंथ सेम है तो यहाँ फोर्सेस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखा हुआ, न्यूटन सेकंड लॉ के थ्रू एक और स्टेटमेंट, इफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज नॉट 0, जो फोर्स का रिजल्ट आ रहा है अगर वो 0 नहीं है, पार्टिकल पे लगने वाला पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स का रिजल्टेंट अगर 0 नहीं है, द पार्टिकल विल हैव एन acceleration proportional to magnitude of resultant and in the direction of resultant force। अगर गाइस पार्टिकल पे लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं है तो गाइस जिस डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स लगा है उस डायरेक्शन में बॉडी एक्सेलरेट होगा। ओके, अगर रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं है, ये भी न्यूटन सेकंड लॉ के थ्रू बताया गया है। अब आगे कुछ और चीज गाइस, हाँ, ये डी एल एम्बर्ट इन्होंने क्या बोला था, जैसे आपको पता है न्यूटन बाबा का फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब इसको हम इनर्शियल फोर्स, मास इंटू एक्सेलरेशन को टोटल हम इनर्शियल फोर्स भी कहते हैं।
तो टोटल फोर्सेस में से जब इनर्शियल फोर्स को माइनस करेंगे तो बॉडी हमारी कौन से स्टेट में चली जाती है, इक्विलिब्रियम स्टेट में चली जाती है। तो अगर बॉडी को हमें इक्विलिब्रियम स्टेट में लाना है तो हमें टोटल फोर्स में से इनर्शियल फोर्स को क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। और ऐसा किसने बताया था, डी एल बट ने बताया था। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कभी कभार देखे जाते हैं, वैसे बहुत कम आते हैं, बहुत कम इस तरह से सॉल्व, मतलब इस मेथड को दिया जाता है कि स्पेशली बोला जाता है कि इस मेथड से सॉल्व करो, बहुत कम बोला जाता है। बट गाइस फिर भी आपको ये आना चाहिए, आपको पता रहना चाहिए, सब चीजें पता रहेगा तो ज्यादा अच्छा है। तो चलो आगे अगला। अब देखो इस काइनेमेटिक, ये तीन चीजें, ये तीनों इक्वेशन आपको पता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस का पता है, v का पता है। बट गाइस यहाँ जनरली अब हम काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो हम फोर्सेस की बात करेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ दो डायरेक्शन, जनरली हम दो ही डायरेक्शन में हमारे सब सॉल्व हो जाएंगे। तो समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन, मास इनटू एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। अब मास तो गाइस हर जगह सेम होता है ना, तो इस पे एक्स और वाई मत सोचना। तो समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन, मास इनटू एक्सेलरेशन इन एक्स। तो गाइस अब चलते हैं न्यूमेरिकल, इसके सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन। अब गाइस देखो ये पहला क्वेश्चन दिया, फाइंड द न्यूटन कैरेट कैप्ट ऑन द टॉप ऑफ 15 डिग्री स्लोपिंग सरफेस इज पुश्ड डाउन द प्लेन विद इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, इफ कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0.5, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज 0.4, डिटरमाइन द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ब्लॉक एंड द टाइम इट विल टेक एज इट कम टू द रेस्ट। देखो इसके अंदर ना सबसे बड़ी बात, अगर आपको फ्री बॉडी डायग्राम एफबीडी और केडी आ गया तो आपका काम हो गया। तो गाइस सबसे पहले यहाँ बच्चे एक चीज और लेके कंफ्यूज होते हैं। चलो सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता गिवन क्या है, फिर मैं बताता हूँ किसको लेके कंफ्यूज होते हैं। वेट हमें लिखा हुआ है 500 न्यूटन, डिग्री दिया हुआ है हमें 15। इसके बाद गाइस हमें इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, और साथ में डिटरमाइन द डिस्टेंस एस निकालना है, और साथ में टाइम निकालना है, टाइम भी निकालना है, और फाइनल वेलोसिटी कम टू रेस्ट, मतलब फाइनल लास्ट में बॉडी जाके रेस्ट में आ जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। अब देखो गाइस कभी कभार हमें न्यूटन सेकंड लॉ इक्वेशन पहले यूज करते हैं और काइनेमेटिक बाद में यूज करते हैं। कभी कभी काइनेमेटिक वाला इक्वेशन पहले यूज करते हैं और न्यूटन सेकंड लॉ बाद में यूज करते हैं, और बहुत सारे बच्चे इसको लेके कंफ्यूज होते हैं। तो देखो गाइस यहाँ अपने को फाइंड करना है एस और टी। एस और टी फाइंड करना तो सिंपल सी बात है, अपने को काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करना ही पड़ेगा एस और टी फाइंड करने के लिए। बट क्वेश्चन है कब फाइंड करें। देखो गाइस अगर अपने पास तीन काइनेमेटिक इक्वेशन है, ये देखो ये, तो इसके अंदर ये दोनों मिसिंग है, तो पहली बात तो ये यूज नहीं होगा। दूसरा एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसके अंदर भी ये दोनों है नहीं, तो ये यूज होगा नहीं। ये देखो इसके अंदर भी ये दोनों नहीं है, तो कहने का मतलब पहले काइनेमेटिक यूज नहीं करेंगे हम लोग, पहले यूज करेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ इक्वेशन, उसके थ्रू हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा, और जैसे ही एक्सेलरेशन मिला तो ये जो बाकी क्वांटिटी काइनेमेटिक इक्वेशन में पुट करके हम क्या करेंगे, आराम से फाइंड कर लेंगे। इसीलिए सबसे पहले यहाँ न्यूटन सेकेंड लॉ यूज करेंगे। तो गाइस आपको फ्री बॉडी डायग्राम एक अच्छी तरीके से आना चाहिए। यहाँ फ्री बॉडी डायग्राम में बना के बताता हूँ। देखो ये ब्लॉक जैसे है वैसे बना दो, बना दिया। फिर इसके बाद गाइस ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिया। ये करने के बाद वेट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहता है, कर दिया। अब गाइस देखो यहाँ कितना दिया, वेट कितना, 500 न्यूटन लिख दिया। अब गाइस याद रखो ये हमारा एंगल, ओके, एंगल कितना है 15 डिग्री। और याद रखो गाइस जिधर एंगल होता है, एंगल जिधर होता है उसके साथ उसके साइड ही इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे, कॉस थीटा दूसरा साइन थीटा। तो उसके साइड ही हमारा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो देखो इसके पैरेलल ही है, ऐसे ड्रॉ कर दो, और इसके पैरेलल ये वाला ड्रॉ कर दो। तो गाइस मैंने बताया जिधर एंगल वहां कॉस, तो 500 कॉस थीटा। देखो इसका कंपोनेंट कॉस थीटा और दूसरा कंपोनेंट 500 साइन थीटा। अब गाइस एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, बच्चे कंफ्यूज होते हैं किसमें प्लस रहेगा किसमें माइनस रहेगा। देखो इस अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है तो आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट प्लस होता है, ये वाला पार्ट प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये माइनस होता है। तो सिंपल सी बात है कॉस थीटा प्लस में होगा और साइन थीटा कहाँ होगा, माइनस के अंदर होगा। कहाँ होगा, साइन थीटा माइनस के अंदर। वही अगर इस क्वाड्रेंट के अंदर होता तो गाइस दोनों कॉस और साइन दोनों ही माइनस होता। समझ में आ, अगर मान लो इस क्वाड्रेंट के अंदर है तो एक प्लस में होता है एक माइनस में होता है, इस क्वाड्रेंट के अंदर है तो दोनों किसके अंदर होता है, प्लस के अंदर होता है। बट जनरली मैं ऐसे समझाने के लिए समझा रहा हूँ। तो देखो अगर इस क्वाड्रेंट के अंदर दोनों माइनस हो जाएगा, इस क्वाड्रेंट के अंदर कॉस क्या हो गया प्लस, और ये हमारा
जो सॉरी साइन हमारा प्लस हो गया और कॉस हमारा क्या हो गया, माइनस हो गया। अब गाइस इसके अंदर और कुछ चीजें हमें लिखनी है। अगर कोई भी सरफेस, कोई बॉडी किसी सरफेस के साथ अटैच है तो सरफेस भी उस पर नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करता है। तो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, तो नॉर्मल रिएक्शन ये हो गया। और साथ में गाइस बॉडी का मोशन जिधर होता है, बॉडी का मोशन इस साइड है, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जस्ट उसके अपोजिट साइड में होता है। ओके, अब यहां हम केडी भी ड्रॉ कर लेते हैं। केडी में बस गाइस हमें क्या बताना है पता है, बॉडी का मोशन। बॉडी का मोशन कौन से साइड है, बॉडी का मोशन इस साइड है, मास इंटू एन एक्सेलरेशन, बस वही दिखाना, ज्यादा कुछ दिखा, अलोंग एक्स एक्सिस। तो चलो इसीलिए हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ पहले यूज करेंगे। बाय अप्लाइंग, क्या हो गया, अप्लाइंग NSL, न्यूटन सेकंड लॉ इक्वेशन। तो सबसे पहले समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन, मास इनटू एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन। अब गाइस देखोगे कि ये जो मोशन हो रहा है अलोंग एक्स एक्सिस हो रहा है, तो एक्सेलरेशन वाई एक्सिस पे तो हो ही नहीं रहा है, एक्सेलरेशन कहाँ हो रहा है, एक्स एक्सिस पे हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, ये वाला पार्ट पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन वाई एक्सिस पे नहीं हो रहा है। तो समेशन एफ ऑफ वाई इक्वल टू जीरो। अब वाई एक्सिस पे क्या क्या दिया पहले देखते हैं। देखो नॉर्मल रिएक्शन, ये नॉर्मल रिएक्शन हमारा वाई एक्सिस पे है, और साथ में देखो ये हमारा वाई एक्सिस ही है ना, वाई एक्सिस पे एक और कंपोनेंट दिया हुआ है 500 cos थीटा, 500 cos थीटा, ये भी वाई एक्सिस पे ही है। बट गाइज अगर आप देखोगे तो ये नीचे की तरफ है, तो ये वाला प्लस और ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस। ये इस क्वाड्रेंट के अंदर तो ये माइनस रहेगा, ये क्या रहेगा, प्लस रहेगा। तो हम कैसे लिखेंगे, n माइनस 500 cos थीटा इक्वल टू जीरो। एक चीज याद रखना, फिर से बार बार ये समझाऊंगा, वेट दिया हुआ है, अगर वही इधर केजी में रहता तो हम यहाँ मल्टीप्लाई करते, केजी में रहता तो अगर मान लो 500 केजी रहता तो 500 इंटू 9.81 करते। ओके, अब चलो इसको सॉल्व कर लो फटक से। तो ये इस साइड जाएगा, तो यहाँ थीटा की वैल्यू भी हम लोग लिख ही लेते हैं, कितना है, cos 15। तो वैसे तो इस साइड जाके प्लस ही हो जाएगा, तो 500 cos 15। सो गाइस ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन 482.96 न्यूटन। तो एन हमने निकाल लिया। अब गाइस वाई एक्सिस का निकाल लिया, अब हम एक्स एक्सिस का निकालेंगे। समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स एक्सिस, मास इनटू एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे तो एक्सेलरेशन हो रहा है गाइस, बस यहाँ आंख बंद करके देखो, आंख बंद करके नहीं देखना, आंख खोल करके देखना कि एक्स एक्सिस पे क्या क्या हो रहा है। सबसे पहली बात तो ये देखो, ये इस साइड है, मतलब ये हमारा माइनस में रहेगा, ये एक्स एक्सिस पे है, और एक्स एक्सिस के अलोंग क्या है, 500 साइन थीटा, और ये हमारा ये क्वाड्रेंट के अंदर है, मतलब ये प्लस में होगा एक्स एक्सिस के, और ये क्या होगा, माइनस के अंदर। एक्स एक्सिस पे देखो एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो अब लिखो 500 साइन थीटा माइनस, ये इस साइड है, माइनस म्यू एन। अब देखो इक्वल टू मास है, मास और यहाँ वेट हमें दिया हुआ है, तो वेट को मास में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 9.81 करना पड़ता है। और एक्सेलरेशन ऑफ एक्स, मतलब एक्सेलरेशन फाइंड करना है अलोंग एक्स एक्सिस ही हो रहा है, समझ में आया तो ये लिखोगे तो भी चलेगा। तो 500 सबकी वैल्यू पुट कर दो, 500 साइन थीटा कितना है गाइस, थीटा वही है 15, म्यू की वैल्यू देखो दी है, काइनेटिक फ्रिक्शन 0.4, और ये तो हमने निकाल लिया 482.96 इक्वल 500 अपॉन 9.81 इंटू ए ऑफ एक्स। अब क्या करो, बस एक साथ रख के सॉल्व कर लो। 500 साइन 15 माइनस 0.4 इंटू 482.96, अल्फा दबा के इक्वल ले लो, 500 9.81। ओके, अब देखो शिफ्ट दबा के इक्वल ले लो, और हमारा आंसर हमारी आंखों के सामने आ गया। अच्छा भाई आज आ गया, एक्सेलरेशन
कितना आ गया, -1.2512, ओके, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सलरेशन माइनस में होगा। सिंपल सी बात है, धीरे धीरे स्पीड क्या हो रही है, लास्ट में जीरो हो जा रहा है, वेलोसिटी जीरो हो रहा है ना, तो ये भी कम होगा ही। तो ये हो गया, बट हमें ये थोड़ी फाइंड करना था, ये हमने क्यों फाइंड किया, इसका रीजन आप लोगों को पता है कि जब तक ये नहीं फाइंड करेंगे ये दोनों क्वांटिटी नहीं मिलने वाला। अब काइनेमेटिक इक्वेशन अब यूज करेंगे, v इक्वल टू यू प्लस 80, v जीरो है, फाइनल वेलोसिटी जीरो है, u कितना है गाइस 20, माइनस इसलिए लिखा क्योंकि एक्सेलरेशन माइनस में, इसलिए पहले लिख दिया माइनस में, 1.2512 इंटू टी, आराम से हो जाएगा। एक ही साथ सॉल्व कर लो, जीरो अल्फा दबा के इक्वल ले लो, 20 माइनस 1.2512, फिर इसके बाद इंटू अल्फा दबा के एक्स ले लो क्योंकि इसके अंदर टी तो है नहीं। अब शिफ्ट दबा के आंसर देखो, तो गाइस आपका आंसर आ गया टी इक्वल टू 15.98, मतलब डायरेक्ट लिख सकते हो 16 सेकेंड, या तो उतना लिखोगे तो भी चलेगा। ये हो गया। अब इसके साथ ही और हमें क्या फाइंड करना है, हमें डिस्टेंस भी फाइंड करना है। तो डिस्टेंस के लिए आप कोई फॉर्मूला ले सकते हो, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये ले लो। अब देखो ये तो जीरो है, ये कितना है 20, माइनस मैंने इसलिए लिखा क्योंकि एक्सलरेशन माइनस में, ए कितना है 1.2512 इंटू एस। अब जीरो 20 का स्क्वायर 1.2512 इंटू एस, तो ये शिफ्ट दबा के इक्वल ले लो और आपका आंसर आपकी आंखों के सामने आ गया। एस इक्वल टू 159.84 है, मतलब 160 लिख सकते हो, 160 मीटर। हो गया एकदम, बहुत मजेदार तरीके से कर दिया हमने। फटाक से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन, फाइंड फोर्स P रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट द ब्लॉक shown in a figure 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टेक कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन ही है, मतलब इक्वल टू 0.3। अब देखो गाइस यहाँ हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड P, मतलब ये फोर्स फाइंड करना है। ये देखो ये, अब इसका भी हम क्या करेंगे, ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अब गाइस अच्छे से ये देखो, ये फोर्स इधर लग रहा है, मैं इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देता हूँ, दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर रहा हूँ। सबसे पहली बात, एंगल आपको दिखाई दे रहा है इधर है, और जिधर एंगल जिसके साथ होता है वो कॉस में होता है, याद रखो जिधर एंगल जिसके साथ होता है कॉस में होता है। तो ये P है, P को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है, तो P कॉस थीटा, थीटा डायरेक्ट लिखना है तो 15 लिख दो, और ये P साइन 15, जिधर एंगल उधर कॉस। ओके, अब ये हमारा, और साथ में क्या, बॉडी का मोशन इस साइड है, बॉडी का मोशन इस साइड है, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जस्ट इसके अपोजिट साइड होगा, और वेट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, नॉर्मल रिएक्शन कहाँ होगा, अपवर्ड साइड में, अपवर्ड साइड में। और KD, ये तो FBD हो गया, फ्री बॉडी डायग्राम। अब KD की अगर मैं बात करूं तो इस साइड है काइनेटिक डायग्राम, तो गाइस ये इस साइड मूव होने वाला है। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पता नहीं बच्चे इसके अंदर क्यों कंफ्यूज होते हैं बहुत ज्यादा। अब देखो गाइस सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूँ तो आपको दिख रहा है ये भी ऊपर जा रहा है, ये भी इस साइड जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, ये भी इस साइड जा रहा है, मतलब ये भी प्लस में, ये भी क्या है प्लस में। आपको याद होगा दोनों क्या होगा, प्लस के अंदर है, दोनों प्लस के अंदर है, तो ये याद रखना। अब पहले वाई एक्सिस में देख लो क्या क्या है, ये दोनों, ये क्वांटिटी और एक ये क्वांटिटी, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी, तीन क्वांटिटी हमारी किस में, वाई एक्सिस में है। तो हम उसी तरह से स्टार्ट करेंगे, समेशन ऑफ, क्योंकि इसमें आप देखो वो तो काइनेमेटिक का कुछ है ही नहीं, अपने को तो फोर्स फाइंड करना है। तो मास इनटू एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, पहली बात तो ये जीरो हो जाएगा, क्यों जीरो हो जाएगा पता ही है, क्योंकि एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में हो रहा है। अब देखो गाइस, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ है, मतलब प्लस में, माइनस में क्या है, वेट कितना दिया हुआ है, वेट अपने को नहीं दिया हुआ है, तो हम m इंटू जी कितना होता है 9.81, ऐसा लिख लेते हैं।
क्योंकि वेट तो दिया नहीं, तो वेट क्या होता है, m इंटू जी होता है ना, तो m इंटू 9.81। इसके साथ ही गाइस और क्या दिया हुआ है, और कौन सा वाई एक्सिस में, ये ऊपर की तरफ, तो ये प्लस में होगा, p साइन 15 इक्वल टू 0। अब क्या करो, बस इसको सॉल्व करो। मास, अच्छा मास दिया हुआ है, मास अपने को 40 दिया है ना, ये देखो 40 इंटू 9.81 दिया हुआ है। तो चलो अब मल्टीप्लाई कर लो। इसको मैं मस्त इक्वेशन की तरफ बना के आपको दिखाऊंगा। 40 इंटू 9.81, तो गाइज इसका आंसर आ गया n प्लस पी साइन, एक काम करते इसको एक साथ ही लिखते हैं, एक साथ ही लिख लेते हैं पहले। इसका आंसर आया 392.4, क्योंकि माइनस से इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा। अब p साइन 15, साइन 15 कितना होता है, नहीं तो इसको ऐसे ही रखो, एक साथ ही निकाल लेंगे, कोई टेंशन नहीं। ये देखो, ये देखो, ये दोनों साथ में रखा और इधर वाले को इस साइड लेके चला गया। सर ऐसा करने से क्या फायदा, अरे रुके रहो, बहुत फायदा है, इक्वेशन बहुत आराम से निकल जाता है। अब समेशन दूसरे का, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स मास इनटू एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन। अब एक्स डायरेक्शन में देख लो क्या क्या है, एक ये दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है, तो ये उस साइड है, मतलब ये प्लस है, ये क्या है माइनस में है। तो हम p cos थीटा, या तो पहले म्यू एन ही लिख देते, ये माइनस में है और वो उस साइड है तो प्लस के अंदर है, प्लस में p cos 15 विच इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 40 इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, ये देखो एक्सेलरेशन इसके अंदर दिया हुआ है 2.5। अब क्या करो, मैं इसको फिर से लिख देता हूँ, म्यू एन प्लस p cos 15। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे, डेसिमल चला गया, 25 4 100 ही हो जाएगा डायरेक्ट। अब ये सेकंड। अब गाइस दोनों इक्वेशन को कंपैरिजन कर दो, देखो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का टर्म, देखो एक वेरिएबल दूसरा वेरिएबल, फिर ये वाले इक्वेशन का एक वेरिएबल दूसरा वेरिएबल, 2 वेरिएबल है ये देखो। तो हम लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल अपने हमारे कैलकुलेटर में रहता है, तो मोड को क्लिक करो, इक्वेशन पे क्लिक करो, देन इसके बाद आपको दिख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फर्स्ट नंबर पे, इस पर क्लिक करो और सबके कोएफिशिएंट डाल दो। इसका कोएफिशिएंट 1 है, डाल दिया। इसका कोएफिशिएंट साइन 15 है, तो साइन 15 डाल दिया। इसके बाद थर्ड 392.4, ये भी डाल दिया। इसके बाद इसका देखो, ये तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते थे गाइस, या नहीं मल्टीप्लाई क्यों करना, म्यू की वैल्यू ऑलरेडी अपने को दी है, देखो यहाँ म्यू की वैल्यू डायरेक्ट आप लिख सकते थे। एक मिनट, तो माइनस कोएफिशिएंट कितना 0.3, तो डायरेक्ट ये 0.3 माइनस 0.3। इसके बाद गाइस cos 15, फिर इसके बाद 100। अब देखो हमारा x की वैल्यू आ गई, बट हमें x तो वैसे चाहिए नहीं, x की वैल्यू हमें इसके अंदर 2 वैल्यू मिलेगी ना, नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि हम लीनियर इक्वेशन यूज कर रहे हैं, तो हमें n का भी मिल जाएगा, या x दिखेगा, x मतलब n, और दूसरा y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई, y मतलब p 208.62। और अगर टेंशन की वैल्यू लेना चाहते तो वो भी लिख लो यार, चाहिए तो आपको, तो ये है 338.40। क्लियर, तो हमने दोनों चीजें फाइंड कर ली। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें हम देख लेते हैं इसके। तो बेसिक चीजों में कर्वीलीनियर, ये किसके अंदर, काइनेटिक के अंदर है, और इसके अंदर हमें अप्लाई करना न्यूटन सेकंड लॉ मोशन का जो इक्वेशन वो अप्लाई करना। तो ध्यान रखना, एक काइनेमेटिक का था और ये काइनेटिक के अंदर, ये चीजें क्लियरली दिमाग में रख लेना। सो गाइस ऐसा मान के चलता हूं कि कोई, ये हमारा कर्व पाथ और इस पे ये हमारी कार है और पार्टी हो रही है ये हमारी कार है इधर। अब गाइस हमें क्या याद रखना है, सबसे सिंपल सी बात है, ये देखो नॉर्मल ऊपर की तरफ रहेगा, वेट नीचे की तरफ रहेगा, सिंपल सी बात।
देखो गाइस, इसके पहले जो आप लोगों ने सीखा था, जो इसके पहले आप लोगों ने सीखा था रेक्टिलिनियर के अंदर, उसके अंदर आपने देखा था कि बहुत बार अलोंग एक्स एक्सिस अगर कोई बॉडी ट्रैवल कर रही तो वाई वाला कंपोनेंट जीरो हो जा रहा था। बट इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर बॉडी को सर्कुलर पाथ मतलब परफॉर्म करना है, कर्विलिनियर परफॉर्म करना है, तो उसको दो एक्सेलरेशन की जरूरत होती है, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एक नॉर्मल एक्सेलरेशन। सो गाइस, यहां जो हमारा मान लो बॉडी इस साइड मूव हो रही है, इस साइड जा रही है, हमारे बॉडी का मोशन इस साइड है, इस साइड है। सो गाइस, ये वाला जो पार्ट होगा ये होगा हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जो हमारे कार की स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज करेगा। और साथ में गाइस ये देखो कर्व बन रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा नॉर्मल एक्सेलरेशन होगा वो भी इस साइड होगा, क्योंकि गाइस वो कहाँ रहता है, सेंटर की तरफ रहता है। ये नॉर्मल एक्सेलरेशन मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहाँ रहेगा, सेंटर की तरफ ही रहेगा ना, ऊपर की तरफ रहेगा। तो इस तरह देखो मैंने कंपोनेंट को डिवाइड कर दिया और बॉडी का मोशन इस साइड है। अब बस इतना समझा देना चाहता हूँ जिससे आपकी चीजें बहुत क्लियर हो जाएगी। देखो इसके अंदर ये नॉर्मल एक्सेलरेशन, ये नॉर्मल एक्सेलरेशन हमारा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। साथ में गाइस वर्क नीचे की तरफ है तो नेगेटिव रहेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ है तो क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा। अब देखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस साइड है तो वो भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अब मैं दूसरा बना के बताता हूं, अगर इस तरह से है, बॉडी हमारी इस तरह से दी है, ओके, इस तरह से दिया हुआ है, और हमारी कार इस तरह से खड़ी है, मतलब इसके ऊपर है, खड़ी नहीं मतलब इस तरह से यहां से कर्व पाथ पे ट्रैवल कर रही है। सो गाइस यहां सिंपल सी बात है, वेट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, ये हो गया। एंड दूसरी बात गाइस, दो तरह का एक्सेलरेशन, एक टेंजेंशियल और एक हमारा नॉर्मल एक्सेलरेशन। अब जो नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है वो टुवर्ड द सेंटर होता है, तो सिंपल सी बात है वो इस साइड आएगा, क्योंकि अब इस बार सेंटर या नीचे की तरफ बन रहा है, ओके, ये नीचे की तरफ बन रहा है। और साथ में गाइस ये देखो, ये जो हमारा मतलब गाड़ी इस साइड जा रही है, मतलब गाड़ी का मोशन इस साइड है, तो हमारा ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वो इस साइड रहेगा। और तब इसके अंदर अब ध्यान दो, वर्क हमारा नेगेटिव रहेगा, नॉर्मल रिएक्शन हमारा पॉजिटिव रहेगा। एंड गाइस नॉर्मल एक्सेलरेशन ये नीचे की तरफ है, मतलब इस केस के अंदर नॉर्मल एक्सेलरेशन माइनस रहेगा। इतनी चीजें दिमाग में रख लेना। अब गाइस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मतलब ये स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज करता है, इसके बारे में गाइस ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया था रेक्टिलिनियर जो हम पढ़ रहे थे, मतलब हम लोग जो काइनेमेटिक्स पढ़ रहे थे, तो काइनेमेटिक्स में भी हमने ये देखा है। इसके बाद गाइस नॉर्मल एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है P अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर हमें दिया नहीं है तो हम किस तरह से निकालते हैं, 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर होल ब्रैकेट रेस टू 3/2 अपॉन d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, इस तरह से रहता है। ओके, ये तीन चीजें आपको याद रखनी है गाइस, अगर हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं दिया है। कभी कभार गाइस एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है, पेंडुलम वाला बॉब वाला क्वेश्चन इस तरह से आता है, इस तरह का दिया रहता है, ऐसा कुछ दिया रहता है, इसके बीच में एंगल मान लो 30-40 जो भी है। तो अगर मुझे इसका ड्रॉ करना है तो मैं कैसे ड्रॉ करूंगा, अब इसका मोशन इस साइड है, मान लो इसका मोशन इस साइड है। हाँ गाइस, और अगर हमें ये नहीं दिया है, ये नहीं दिया तो याद रखना एक इक्वेशन दिया रहेगा और उस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। ऐसे में बहुत सारे क्वेश्चन मैंने अपने आप पे करवाया है, तो हम डिफरेंशिएट करेंगे, और डिफरेंशिएट जब करेंगे तो हमें dy/dx मिल जाएगा, फिर अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो d² अपॉन dx² मिल जाएगा, फिर ये p मिल गया, p की वैल्यू यहाँ रख दो, स्पीड रहेगा तो दोनों को डिवाइड। कभी कभार क्या होता है, ये दिया रहता है, ये दिया रहता है और ये निकालना रहता है, कभी कभार ऐसा भी होता है। कभी कभार ऐसा भी होता है गाइस कि हमें दोनों, मतलब हमें ये दोनों निकालना रहता है, ये दोनों निकालना रहता है, और दोनों निकाल के हमें टोटल एक्सेलरेशन बॉडी का निकालना रहता है, ऐसा भी होता है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एक चीज और मैं आपको बताऊंगा, पहले ये बता देता हूं। सो गाइस अब मैं इसका पीवी डायग्राम अगर आपको बनाऊं, तो बॉडी का मोशन इस साइड है, ये हमारा वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, हमेशा वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, तो ये mg हो गया। और ये देखो जहां एंगल बन रहा है उसके पैरेलली हमारा क्या होता है, cos थीटा, तो mg cos थीटा, और ये अलॉन्ग इसके मतलब जहां एंगल बन रहा है वो cos, और ये वाला कंपोनेंट जो होगा वो साइन वाला। ओके, तो इस तरह से आपको क्या करना, रिजॉल्व करना। अब इसके अंदर मैंने बोला बॉब है, मतलब ये टेंशन होगा, टेंशन ऊपर की तरफ होगा, और बॉडी इस साइड मोशन में जा रही है, बॉडी इस साइड जा रही है, तो याद रखो मास इनटू एक्सेलरेशन टी। अब ये टी मैंने क्यों लिखा मैं भी बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनना, अभी अच्छे से समझ में आ जाएगा। और माइनस क्यों, क्योंकि बॉडी का मोशन इस साइड है, चार कंपोनेंट आपको याद होगा, इधर रहा तो माइनस, इधर रहा तो प्लस, ऊपर रहा तो प्लस, नीचे रहा तो माइनस। अगर ये क्वाड्रेंट के अंदर है तो प्लस माइनस, जैसा भी इसकी बात करूं
तो गाइस ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ कॉस साइन दोनों ही माइनस में रहेगा, प्लस मोशन भी हमारा क्या हो रहा है, माइनस में हो रहा है। तो इसके अंदर ये माइनस, बस टेंशन हमारा किसके अंदर होने वाला है, प्लस के अंदर होने वाला है। तो ये चीजें बता दी। और साथ में गाइस एक चीज और, चलो मैं साथ में बता ही देता हूं। ये देखो, इसके पहले जो हमने किया था, क्योंकि हमें न्यूटन सेकंड लॉ इक्वेशन ही यूज करना है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन वाई एक्सिस। अब इसके अंदर गाइस अगर आप देखोगे तो ये देखो, ये वाला, ये जो दिया हुआ है ये अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस हमेशा याद रखो। चलो मैं ऐसा ड्रॉ कर देता हूं, यहाँ ऐसा यहां बना के दे देता हूं, यहां भी आपको दिखाई दे रहा है। अलोंग वाई एक्सिस क्या होता है, हमारा नॉर्मल एक्सेलरेशन। इसीलिए गाइस यहां क्या लिखते हैं, ए ऑफ एन, समझ में आया। तो वाई एक्सिस में यहाँ एन लिखते हैं, मतलब नॉर्मल एक्सेलरेशन। और अगर एक्स एक्सिस की बात करूं तो मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्स एक्सिस में कौन सा रहता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एक्स एक्सिस में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रहता है। तो ये हमारा ए ऑफ टी रहता है, याद रखो। एक्स एक्सिस में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, वाई एक्सिस में नॉर्मल एक्सेलरेशन। तो इस तरह से गाइस कभी कभार क्वेश्चन आता है कि हमें टोटल एक्सेलरेशन फाइंड करने का, तो ये फॉर्मूला यूज करके नॉर्मल एक्सेलरेशन फाइंड कर लो, ये वाला फॉर्मूला यूज करके टेंजेंशियल एक्सेलरेशन फाइंड कर लो, एंड दोनों का इसको क्या करो, इस तरह से फॉर्मूला ये करके हमें टोटल एक्सेलरेशन फाइंड कर लो। तो इतनी सब चीजें हमें कर्वीलिनियर में इससे रिलेटेड आएगी। मैंने सब चीजें आपको इसके अंदर बता दी गाइस, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ, एक न्यूमेरिकल हम इससे रिलेटेड कर लेते हैं फटाक से। ये देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ना एकदम अच्छी तरीके से। क्या है गाइस, सबसे पहले अ 10 किलो न्यूटन वेट कार ट्रैवलिंग ऑन अ वर्टिकल कर्व AOC of parabolic shape increase its speed at a uniform rate of 2 meter per second square. At the topmost point O on the curve is its speed is 54 kilometer per hour. At this instant, determine the reaction force it received from the ground. Also determine the thrust force developed by the engine. Okay, तो सबसे पहले हमें क्या क्या दिया हुआ है वो हम निकाल लेते हैं। हमें दिया हुआ है वेट, क्योंकि न्यूटन में लिखा है तो वेट है 10 किलो न्यूटन लिखा है। इसको हम लोग के हटा देते हैं, मतलब केजी को हटा के 3 जीरो ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 10,000 न्यूटन, क्योंकि केजी हमने हटा दिया इसलिए 3 जीरो ऐड कर दिया। इसके बाद गाइस क्या लिखा हुआ है देखो, इंक्रीज इट्स स्पीड। मैंने बताया था स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज करने का काम कौन करता है, हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो ए ऑफ टी कितना दिया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसके बाद और क्या लिखा हुआ है, एट टॉप मोस्ट कर्व इट्स स्पीड इज 54 किलोमीटर। तो इसकी स्पीड हमें दी है 54 किलोमीटर पर आवर। अब अगर इसको चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में करना ही पड़ेगा, तो ये हो गया हमारा 5 3 15 मीटर पर सेकेंड। ओके, इसके बाद गाइस क्या लिखा है, एट दिस इंस्टेंट डिटरमाइन द रिएक्शन फोर्स इट रिसीव फ्रॉम ग्राउंड। तो हमें नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करना है। ऑल्सो डिटरमाइन द थ्रस्ट फोर्स डेवलप बाय द इंजन जिसके कारण ये आगे बढ़ रहा है, तो वो थ्रस्ट फोर्स हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो टी भी हमें फाइंड करना है। अब गाइस सबसे पहले इसका मैं पीवी डायग्राम बना देता हूँ। अरे पीवी डायग्राम बोल रहा हूँ, मेरे मुंह से बार बार पीवी डायग्राम बन रहा है। फ्री बॉडी डायग्राम। ओके, तो फ्री बॉडी डायग्राम, तो चलो फ्री बॉडी डायग्राम बना देते हैं। सो गाइस ये हमारा ट्रक है। कैसा होता है, थर्मोडायनामिक भी पढ़ा रहा हूँ ना उधर, इसलिए पीवी भी निकलता जाता है। तो गाइस ये देखो, वेट नीचे की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ। ओके, और साथ में गाइस थ्रस्ट हमारा इधर, और साथ में बॉडी का मोशन भी इधर। और बॉडी के एक्स एक्सिस में क्या होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, मैंने ये भी लिख दिया। और साथ में गाइस वेट नीचे की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ। और साथ में गाइस सेंटर की तरफ, नीचे की सेंटर की तरफ हमारा नॉर्मल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर होता है। तो ये हमने बना दिया FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। और अगर मुझे इसका KD बनाना है तो जिधर मोशन हो रहा है उधर बना दो, ये देखो, तो बना दिया। अब गाइस बस इसको देखो और देख के आराम से सॉल्व कर लो। अब देखो गाइस, हमें अगर आप फॉर्मूले में देखोगे तो हमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन, ऐसा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दिया है, बट नॉर्मल एक्सेलरेशन अपने को नहीं दिया हुआ है। नॉर्मल एक्सेलरेशन क्योंकि हमारे
जो हम जो न्यूटन सेकंड लॉ का इक्वेशन यूज करने वाले हैं उसके अंदर हमें नॉर्मल एक्सेलरेशन की वैल्यू तो चाहिए ही, चाहिए तो चाहिए गाइस। अब नॉर्मल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इसके अंदर रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नहीं दिया हुआ है, वी तो दिया हुआ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं दिया, तो ये कहां से फाइंड करेंगे। और रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए प्रदीप सर ने अभी जस्ट क्या बताया फॉर्मूला, 1+dy/dx का होल स्क्वायर एंड होल ब्रैकेट 3/2 और हमारा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ओके, और गाइस ये एक्सिस को हम लोग यहाँ एक्सिस को जीरो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को जीरो ले लेंगे, जिस कारण ये वैल्यू देखना अभी डायरेक्ट उड़ जाएगा कैसे, बट ये याद रखो ये फॉर्मूला ये हमें फाइंड करना है। इसके थ्रू हम रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ रखेंगे और स्पीड तो हमें दिया हुआ, दोनों को डिवाइड करेंगे, नॉर्मल एक्सेलरेशन हमारा आराम से निकल जाएगा। तो हम लाइन वाइज स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट बट डायरेक्ट। तो सबसे पहले देखो dy/dx फाइंड करना पड़ेगा, और इसके लिए इक्वेशन हमें दिया हुआ है, ये देखो इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन में यहाँ लिख देता हूँ, y = -3 × 10⁻⁻4 x⁻²। अब गाइस विथ रिस्पेक्ट टू x हमें क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो गाइस x² है, ये 2 आगे आएगा तो 3 2 6 हो जाएगा, -6 × 10⁻⁻4 और इसमें से 1 माइनस हो जाएगा तो ये बचेगा हमारा x। अब अगेन गाइस डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, फिर डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो ये बाहर आ गया, और d/dx इंटू ये वाला x तो हमारा कितना बचेगा, 1 बचेगा, इसलिए अगेन डिफरेंशिएट किया तो ये x क्या हो गया, गायब हो गया। तो हमें दोनों की वैल्यू मिल गई। अब दोनों की वैल्यू गाइस यहाँ पुट करेंगे तो हमें p की वैल्यू मिल जाएगी, तो चलो मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर रो की वैल्यू मिल जाएगी। तो 1+dy/dx। गाइस एक चीज मजेदार बताऊं, ये वाले पॉइंट को हम अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हम कौन से क्वाड्रेंट में लेंगे पता, 0 × 0। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ देखो x है, ये देखो x है, चलो मैं रख देता हूँ, फिर रख के मैं बताता हूँ। dy/dx का होल स्क्वायर रेस्ट टू 3/2 अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ओके रख दिया, चलो रख दिया, इसको मैं रफ कर देता हूँ क्योंकि यहाँ तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। ये देखो गाइज यहाँ जब वैल्यू रखता हूँ, यहाँ dy/dx की वैल्यू कितने, -6 × 10⁻⁻4 x है, और मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ ये जो x कहाँ गया, ये जो x दिखाई दे रहा है, x की वैल्यू इस कर्व पोजीशन पे कितना है, 0 है, कितना है, 0 है। ये वाला पोजीशन, ये जो कर्व वाला पोजीशन यहाँ 0 है, तो अगर ये 0 हो गया गाइस तो ये पूरा का पूरा पार्ट गया। ओके, x और y 0,0 तो ये पूरा का पूरा पार्ट गया, क्योंकि ये 0, क्योंकि मुझे यहाँ पुट करना है, तो ये 0 गया तो ये पूरा का पूरा पार्ट 0। अगर ये 0 हो गया तो ये पूरा पार्ट 0 हो गया, अपने पास क्या बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि ये पार्ट तो 0 गया, इसके वजह से ये पार्ट तो 0 हो गया। तो 1⁻³ कितना होता है, 1 ही होता है। और अपॉन देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कितना है, -6 × 10⁻⁻4। ओके चलो इसको अब सॉल्व कर लो। 1 अपॉन -6 × 10⁻⁴। सो गाइस हमारा आंसर आ गया कितना, आ गया हमारा आंसर 1 अपॉन -1.666 × 10⁻⁻5। ओके गाइस, पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं एक मिनट इसको फिर से हम ऐसे ले लेते हैं यार, एक मिनट रुको। 1 डिवाइड बाय -6 × 10⁻⁻⁴
-4। सो गाइस इसका आंसर आ गया -1666.66। अब गाइस एक चीज याद रखो, कभी भी रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू माइनस में नहीं होती, इसीलिए देयरफॉर p इक्वल टू हम लोग क्या ले लेंगे, पॉजिटिव में ले लेंगे। ओके, ये बात याद रखना। अगर इसका आंसर डिवाइड करने के बाद माइनस भी आता तो भी उसको किस में कन्वर्ट करना है, पॉजिटिव में, क्योंकि गाइस रेडियस ऑफ कर्वेचर कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता। तो ये हमने फाइंड कर लिया। अब हमें क्या फाइंड करना है, ए ऑफ एन हमारा आराम से निकल जाएगा v²/ρ। अब देखो v की वैल्यू कितनी है, 15 का स्क्वायर अपॉन रो कितना है अपने दोस्तों, अब भी निकाला नहीं यार, क्या 1666.6। अब चलो कर लो इसको अभी, 15 का स्क्वायर डिवाइड बाय 1666.66। तो इसका आंसर आ गया गाइस हमारा, नॉर्मल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0.135 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो गाइस 0.135 इसका आंसर आ गया हमारा। अब गाइस ये जो आंसर आया ना, इसको यूज करेंगे, नॉर्मल एक्सेलरेशन अपना हो गया ना, मैं इसको इस पे ले लेता हूं अगले स्लाइड पे। नॉर्मल एक्सेलरेशन अपना हो गया, अब मैं इसको यहां रफ कर दूंगा, एक एक चीजें रफ करते जाऊंगा जिससे आपको समझेगा। अब देखो ये नॉर्मल एक्सेलरेशन हो गया। अब मैं बाय अप्लाइंग न्यूटन सेकंड लॉ इक्वेशन, सबसे पहले वाई एक्सिस पे देखो गाइस, मोशन इसी साइड है ना, मोशन सॉरी अपने को तो ये देखना है ना, ये देखो मोशन, हाँ इसका मोशन नीचे है मतलब माइनस में, तो हमें माइनस लगाना पड़ेगा, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू एन हमने निकाल लिया। और साथ में गाइस यहां ध्यान दो, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, वेट नीचे की तरफ है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ है, वेट हमारा नीचे की तरफ है, और वेट हमें तो ऑलरेडी लिखा हुआ है 10,000, तो हमने लिख दिया टू माइनस, और थोड़ा मैं इसको इधर कंजूसी करना पड़ेगा, थोड़ा सा छोटा, एन माइनस 10,000। अब 10,000 क्योंकि इस मास चाहिए तो हमें वेट दिया था, हमें डिवाइड बाय 9.81 करना पड़ेगा इनटू एक्सेलरेशन। ये तो इसकी भी वैल्यू आ गई, तो मैं अब इसको रफ कर देता हूँ, नहीं तो फिर इधर सब, चलो भाई थोड़ा सरक जाओ, हाँ अब मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो एक्सेलरेशन कितना है इसका, 0.135। आप गाइस देखो पुट करो, आपका एन की वैल्यू आ जाएगी आपको डायरेक्ट। सो शिफ्ट, तो आप अल्फा क्लिक करो, अल्फा क्लिक करके एक्स लो, माइनस लो, क्योंकि यहाँ एन है तो हमें इसके अंदर तो एक्स लेना पड़ेगा। ये हमारा 10,000, फिर अल्फा दबा के इक्वल लो, फिर माइनस लो, फिर हमारा माइनस लो, फिर इसके बाद 10,000 डिवाइड बाय 9.81, फिर मल्टीप्लाई 0.135, शिफ्ट दबा के ये कर दो, और हमारा आंसर हमारी आंखों के सामने आ गया। नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू 9,862.385 न्यूटन। सो गाइस ये हो गया हमारा नॉर्मल रिएक्शन। देखो पूछा था डिटरमाइन द रिएक्शन फोर्स इट रिसीव बाय द ग्राउंड, ग्राउंड से कितना फोर्स लग रहा है, मतलब नॉर्मल रिएक्शन। इसके बाद गाइस हमें थ्रस्ट फोर्स भी फाइंड करना है, तो समेशन ऑफ एक्स एक्सिस की थ्रस्ट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस ही लग रहा है, ये देखो थ्रस्ट, तो अब ये उसी साइड लग रहा है इसलिए पॉजिटिव में है, मास इनटू एक्सेलरेशन, और टेंजेंशियल होगा क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस टेंजेंशियल फोर्स होता है। अब देखो गाइस अलोंग एक्स एक्सिस बस एक ही फोर्स है, एक ही है, देखो यही है, और कुछ भी एक्स एक्सिस पे नहीं है, तो T इक्वल टू मास हमारा 10,000 डिवाइड बाय 9.81 करना पड़ेगा, और टेंजेंशियल ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, देखो 2 मीटर पर
2, तो इसको रफ करो। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑलरेडी अपने को दिया है यार। अब क्या करो, सॉल्व करो डायरेक्ट बाय डायरेक्ट। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइड बाय 9.81। सो गाइस आंसर आ गया इसका T इक्वल टू 2038.735 न्यूटन। थ्रस्ट भी हमने निकाल लिया, हमने क्या निकाल लिया, थ्रस्ट भी निकाल लिया। ओके, सो गाइस ये हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन। तो वर्क, अब देखो गाइस, सबसे पहले सिंपल सी बात है गाइस, अगर मैं यहाँ, हमने 9th स्टैंडर्ड के अंदर ऐसा पढ़ा था वर्क एंड एनर्जी के अंदर, किसने किसने पढ़ा था प्लीज कमेंट में लिख के मुझे बताओ। देखो गाइस, मान लो ये टॉय है कोई भी, अब टॉय को आप छोटे में ऐसे लेके गए हो कि नहीं, ऐसे 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 करके ऐसे लेके गए होगे, तो मतलब कहने का मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में, और जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में हो तो गाइस यहाँ क्या बनता है, थीटा बनता है। और आपने ये भी पढ़ा है कि जो गाइस जहां थीटा होता है, जहां हमारा थीटा होता है, तो फोर्स का कौन सा कंपोनेंट होता है, वो एफ कॉस थीटा। क्या होता है, एफ कॉस थीटा। जनरली जो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बट गाइस इसके अंदर ये वाला कंपोनेंट, क्योंकि बॉडी इधर जा रही है, एक्स एक्सिस पे जा रही है, तो हम एफ के जगह पे ये लिखेंगे, तो वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहां एफ के जगह पे क्या आ जाएगा, एफ कॉस थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्यों गाइस ऐसा क्यों, क्योंकि गाइस जो हमारा फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में है, और दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या बनता है, एक एंगल बनता है। ओके, अब चलते हैं आगे। अब मान लो ऐसा, जस्ट एग्जांपल, कि हमारा जो फोर्स है और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो वहां थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। अगर वहां थीटा 0 डिग्री का, तो cos 0 डिग्री कितना होता है, 1। तो यहाँ वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डायरेक्ट बाय डायरेक्ट ये वाला, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब इनकेस मान लो गाइस, इनकेस मान लो कि अगर किसी केस के अंदर जो फोर्स है और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ओके, अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो वहां क्या हो जाएगा, 90 डिग्री एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो गाइस, चलो मैं यहाँ बताने की वजह से डायरेक्ट देखो, cos 90 डिग्री कितना होता है, 0। अगर 0 हो गया तो पूरा का पूरा पार्ट 0 हो गया, तो इस केस के अंदर W इक्वल टू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। एक चीज याद रखो, और चलो एक्सरसाइज के थ्रू बताता हूँ। अगर बस आप एक्सरसाइज ऐसा कर रहे हो ना यार, तो उसका वर्क कुछ नहीं वाला, आपको कॉन्ट्रैक्शन फील होगा पर उसका रिजल्ट कुछ नहीं आने वाला, इसलिए कंप्लीट किया करो एक्सरसाइज। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो इसलिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जहां फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों परपेंडिकुलर है, तो वहां अकॉर्डिंग टू फिजिक्स रिजल्ट मतलब वर्क क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि दोनों के बीच में 90 डिग्री बनता है, और 90 डिग्री कितना हो जाएगा, 0। ओके, तो अब चलते कुछ और चीजें। वर्क ऑफ वेट फोर्स ग्रेविटेशनल। अब देखो गाइस, अगर कोई बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है, तो अगेंस्ट ग्रेविटी जा रही है, तो इसीलिए यहां माइनस हो जा रही है। अगर टुवर्ड आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा mgh। इसके बाद वर्क ऑफ फ्रिक्शन, ये तो ऑलरेडी मैंने बताया, पर बता देना चाहता हूं कि देखो इस बॉडी का मोशन जिस साइड होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जस्ट उसके अपोजिट साइड होता है। मतलब कहने का कुल मिला के मतलब ये बताना चाहूंगा कि देखो वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, सही बात है। बट यहां जहां भी फ्रिक्शन हो, वहां फोर्स का काम कौन करता है पता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और गाइस मोशन के जस्ट अपोजिट साइड में होता है, इसीलिए यहां क्या लगाते हैं, माइनस साइन। इसीलिए इस केस के अंदर वर्क हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। अगर फ्रिक्शन के थ्रू कोई वर्क होता है, तो वर्क हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसके बाद गाइस वर्क ऑफ स्प्रिंग फोर्स। ओके गाइस, ये हमने जनरली ऑसिलेशन 12th स्टैंडर्ड के अंदर, 11th स्टैंडर्ड के अंदर ये सभी चीजें देखी हुई गाइस, आप लोग को ऑलरेडी पता होगा, फिर भी थोड़ा बता देना चाहता हूं। ये देखो, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब अगर स्प्रिंग को मैं इधर खींचूं, फोर्स इधर लगा रहा हूं, पर वो डिस्प्लेस उधर होना चाहता है, उधर, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, इसलिए माइनस साइन। जब भी मैं प्रोपोर्शनल के साइन को हटाता हूं तो के लगता है, और ये होता है हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट।
बट गाइस हमें क्या निकालना है, वर्क निकालना है। तो वर्क क्या होता है, छोटू सा वर्क एंड छोटू सा डिस्प्लेसमेंट। अब इसके जगह पे एफ के जगह पे माइनस के एक्स रख दो, रख दिया। अब गाइस दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा दो, लगा दिया। ये के कांस्टेंट इसलिए डायरेक्ट बाहर निकाल दिया। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 dw कितना होगा, w होता है। अब गाइस देखो माइनस के एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स क्या होता है, जितना जितना भी पावर दिया उसमें 1 प्लस कर दो। तो एक्स रेस टू टू, हाँ यहाँ लिमिट 0 to x ले लेना। तो यहाँ एक्स रेस टू 2 अपॉन 2, जितना भी पावर में 1 है तो 1 और प्लस कर दिया, 2 हो गया। और 2 से 2 को डिवाइड कर दो और लिमिट भी अप्लाई कर दो इधर 0 to x। ओके, तो गाइस ये फाइनली हमारा जो रिजल्ट है वो क्या आ गया। कहाँ जा रहे हो भाई आप? ओके, अब देखो अपर लिमिट लोअर लिमिट तो लगा के कोई मतलब नहीं है, तो डायरेक्ट मैं ऐसे लिखता हूँ w इक्वल टू, ये देखो 1/2 बाहर ले लो और ये माइनस है, k है, अपर लिमिट यहाँ अप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर हो गया। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा वर्क ऑफ अ स्प्रिंग फोर्स हो गया। ओके, अब गाइस देखो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बताना चाहूँ, इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला कैसे बनेगा, ये देखो। ये पहले ये अनडिफॉर्म है, मतलब डिफॉर्मेशन नहीं हुआ, अनडिफॉर्म है, मतलब इसका डायमेंशन चेंज नहीं हुआ। पर जैसे ही मैंने इसको खींचा तो ये x1 हो गया, और पोजीशन और खींचा तो x2 हो गया। तो अगर मुझे इसके अंदर चेंज करना है तो ये कैसे चेंज होगा, देखो w इक्वल टू -1/2 k, बड़े वाले को पहले लिखेंगे तो जो जिसका ज्यादा डिस्टेंस है x2 का स्क्वायर x1 का स्क्वायर। बट अगर ये मुझे माइनस हटाना है तो डायरेक्ट इसको ऐसा चेंज कर दो, x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर, हो गया काम। ओके, अब चलो आगे, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल गाइस देखो, जितना ज्यादा वर्क मतलब समेशन ऑफ वर्क, टोटल वर्क कितना होगा, जितना एनर्जी चेंज होगा, जितना ज्यादा मेरे अंदर एनर्जी लॉस होगा उतना ज्यादा मैं काम करूंगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv²। अब काइनेटिक एनर्जी चेंज होना मतलब एक इनिशियल होगा एक फाइनल होगा, तो फाइनल को पहले लिखेंगे, इनिशियल को बाद में लिखेंगे। अब दोनों में से 1/2 कॉमन ले लो, 1/2 कॉमन ले लिया, v2² माइनस v1² हो गया। ओके, ये भी हमारा, अगर किसी भी बॉडी पे हम क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो वर्क होगा, और वर्क कितना होगा उससे रिलेटेड हमने देखा। अब पावर एंड इफिशिएंसी, पावर का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, वर्क अपॉन टाइम। वर्क का फॉर्मूला क्या था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देन इसके बाद डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। इतना सब बता दिया मैंने। अब इफिशिएंसी की बात करूं मैं, ओके, इफिशिएंसी की बात करूं तो आउटपुट क्या चल क्यों नहीं रहा यार, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। अब गाइस अगर परसेंट इफिशिएंसी निकालना है तो बस क्या करने का, इसी को ना आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, हो गया काम। ओके, अब गाइस एनर्जी, डिफरेंट टाइप्स के एनर्जी होते हैं। इसके अंदर हमारा काइनेटिक एनर्जी आपका फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी बता ही दिया, मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम करो तो मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगा। इसके बाद गाइस पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आप लोगों को पता है 1/2 थोड़ी है, mgh। ओके, किसी स्टेट एंड किसी पोजीशन के कारण अगर किसी बॉडी के अंदर जो मोशन स्टोर हो रहा है वो होता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। एग्जांपल डैम एक पोजीशन पे है तो उसके अंदर जो एनर्जी है वो हमारा पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर कोई बॉडी इलास्टिसिटी उसके अंदर जो प्रॉपर्टी है वो इलास्टिसिटी है, जैसे स्प्रिंग को खींचूंगा फिर से अपने आप चला जाएगा। तो ऐसी बॉडी के लिए जो फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का, वो क्या फॉर्मूला होता है पता है, 1/2 kx²। ये भी हमने पढ़ा हुआ है ऑसिलेशन के चैप्टर के अंदर। इसी के टाइम मैं इसका काइनेटिक एनर्जी भी बता देता हूँ। अगर ऐसी कोई बॉडी है जिसके अंदर इलास्टिक प्रॉपर्टी है तो उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 k a² माइनस x²। ओके, और क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी गाइस, बहुत हद से ज्यादा सिंपल, मतलब कुछ ही नहीं बोलो, आपको पता ही है। देखो गाइस, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी
विच इज इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब जहां काइनेटिक बढ़ेगा वहां पोटेंशियल कम हो जाएगा, जहां पोटेंशियल बढ़ेगा काइनेटिक कम हो जाएगा। अगर दोनों को प्लस करूंगा तो हमेशा कांस्टेंट ही आएगा। दोनों को प्लस करके देखूंगा, नीचे अगर मान लो नीचे गया तो पोटेंशियल जीरो हो गया, पोटेंशियल कम हो गया तो काइनेटिक बढ़ जाएगा। ऊपर गया तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा, काइनेटिक कम हो जाएगा। बट दोनों का सम करूंगा टॉप एंड बॉटम पे तो इक्वल ही आएगा। समझ में आया? तो इसीलिए पोटेंशियल, तो ऐसा भी लिख सकते हो, मान लो दो कंडीशन दिया हुआ है ऐसा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, दूसरे पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये क्या होता है? इक्वल होता है। ओके, सो गाइस पूरा का पूरा फॉर्मूला जो इसमें लगने वाला है वो सभी चीजें मैंने बता दी, मेरे ख्याल से आपके दिमाग में आ गया होगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखो गला बैठ चुका है पूरा, आपको मेरे आवाज में चेंजेस लग रहा होगा क्योंकि कंटिन्यू इतना काम चल रहा है कि मैं आपको क्या बताऊं गाइस। और अगर आप चाहते हो अपने यूनिवर्सिटी वाइज और बहुत सारे क्वेश्चन एक्स्ट्रा करना तो डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हुआ है, 3 फोन नंबर भी दिया है, उस पर मतलब कोर्सेज से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है तो कॉल करके पूछ सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते गाइस। 20 kg slider block move with a negligible friction up the inclined guide. The attached spring has a stiffness of 500 Newton per meter and compressed by 0.1 meter in position A. From where the slider block is released from rest, find the velocity of block at position B. सो गाइस मैं फिर से बोल रहा हूँ, आवाज के लिए सॉरी माफी मांगना चाहूंगा। ये कंटिन्यू काम हो रहा है तो आवाज निकल ही नहीं रहा है, मैं जबरदस्ती बना रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने यूट्यूब वाले बच्चों तक भी ये चीजें पहुंचानी है। देखो इसके पहले वाले वीडियो के अंदर मैंने ऑलरेडी आप सभी को बताया था टोटल 4 फोर्सेस है जिनके कारण वर्क हो रहा है। सबसे पहला वर्क बाय एक्सटर्नल फोर्स, दूसरा वर्क बाय हमारा फ्रिक्शनल फोर्स, तीसरा वर्क बाय जो हमने स्प्रिंग, अगर इसके अंदर स्प्रिंग यूज किया तो वर्क बाय स्प्रिंग फोर्स, एंड चौथा और सबसे प्यारा वर्क बाय वेट फोर्स, मतलब वर्क बाय ग्रेविटेशनल, वही ग्रेविटेशनल वाले को वेट फोर्स भी बोलते हैं। तो गाइस वो चारों फोर्स, अब हमें ये देखना है कि इसके अंदर कौन कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है जिसके कारण वर्क हो रहा है। अगर वो आप एनालाइज कर लोगे तो भाई आपके लिए ये क्वेश्चन एकदम लप्पू सा हो जाएगा। सबसे पहले अगर यहां आप देखते हो तो सबसे पहले देखो गाइस एक चीज तो अपने लिए आसान कर दिया, यहां लिखा हुआ निग्लिजिबल फ्रिक्शन, मतलब बोल दिया है कि यहाँ फ्रिक्शन निग्लिजिबल है। तो एक जो फोर्स का हमें यूज ही नहीं करना है, उसके लिए हमें ये उसका यूज नहीं करना है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, कि पहले ही बोल दिया कि फ्रिक्शन निग्लिजिबल है। अब हमारे पास 3 फोर्स बच रहे हैं, कौन कौन सा? वर्क बाय वेट फोर्स मतलब ग्रेविटी वाला, फिर वर्क बाय स्प्रिंग, एंड देन गाइस इसके बाद हमारा वर्क बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो ये तीनों फोर्स यहाँ लग रहा है। देखो वर्क बाय एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से फोर्स लग रहा है 300 न्यूटन, ये लग रहा है, एंड दूसरा वर्क बाय स्प्रिंग फोर्स भी लग रहा है। एंड दूसरी बात गाइस पोजीशन 1 से 2 जा रहा है, मतलब टॉप से मतलब बॉटम से टॉप की तरफ जा रहा है, मतलब अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है। तो यहां भी वर्क बाय वेट फोर्स बोलो या वर्क बाय ग्रेविटी फोर्स बोलो, तो तीसरा भी फोर्स लग रहा है। तो टोटल 3 फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन को तो हटा दिया गया। तो तीनों फोर्स का यूज करके हम वर्क निकालेंगे और वर्क को वर्क प्रिंसिपल एनर्जी का जो इक्वेशन है उसमें पुट करेंगे। देखो हमें जो बोला है ना वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, जब बी पे ये ब्लॉक पहुंचेगा तो इसके अंदर फाइनल वेलोसिटी कितना होगा ये हमें बहुत आराम से मिल जाएगा, बहुत अच्छी तरीके से। अब गाइस ये फाइंड करने के लिए हमें यहाँ कुछ चीजें पहले से फाइंड करके रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात, मैंने आप सभी को इसके पहले वर्क बाय स्प्रिंग फोर्स का जो फॉर्मूला था वो मैंने बताया था। क्या फॉर्मूला था गाइस आपको पता होगा, उसके अंदर x1 और x2 चाहिए, x1 और x2, डिफॉर्मेशन ऑफ स्प्रिंग एट पोजीशन 1 पे कितना स्प्रिंग डिफॉर्म हुआ है, तो ऑलरेडी बताया कितना कंप्रेस हुआ 0.1, ये हमें लिखा हुआ है, ये हमें निकालने की जरूरत नहीं है। देखो लिखा है कंप्रेस बाय 0.1 मीटर इन पोजीशन ऑफ ए। अगर गाइस ये नहीं दिया रहता तो हमें क्या दिया रहता है पता है? हमें दिया रहता फ्री लेंथ दिया रहता है, और फ्री लेंथ अगर दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, जो एक्चुअल हमें सामने अवेलेबल लेंथ दिया हुआ है उससे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि पोजीशन ए पे कितना वो कंप्रेस हुआ है या कितना वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये अपने आप मिल जाता। बट गाइस यहाँ पोजीशन ए पे ऑलरेडी हमें लिखा हुआ है कि कितना कंप्रेस हुआ है, तो डिफॉर्मेशन एट पोजीशन 1 पे कितना कंप्रेस हुआ है 0.1, तो x1 मिल गया। अब x2 गाइस किस तरह से निकालेंगे? अब देखो ये जो ब्लॉक है वो यहां से यहां आएगा, तो सिंपल सी बात है ये एक्सपांड होगा स्प्रिंग। अब पहले 0.1 है और टोटल यहां से यहां तक का लेंथ 0.3 है, तो कितना डिफॉर्म हुआ है, कितना चेंज हुआ है, तो पहले वाले जो था उसमें से 0.3 ये माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअल सेकंड पोजीशन तक जाने के लिए और कितना स्ट्रेच हुआ है, तो कितना स्ट्रेच हुआ है 0.3
0.2, तो x2 की वैल्यू मिल गई, x1 की वैल्यू मिल गई। ये दोनों स्प्रिंग के लिए हमें चाहिए गाइस, ये दिमाग में रख लेना। अब ये दोनों हमने निकाल लिया। अब इसके साथ ही गाइस हमें एक चीज और चाहिए, क्योंकि वर्क बाय वेट फोर्स मतलब वर्क बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके लिए हमें हाइट चाहिए रहता है। तो हाइट अब इसके अंदर दिया नहीं, तो हाइट हम किस तरह से निकालेंगे गाइस, देखो मैं यहां बता देना चाहता हूं। इस तरह से थोड़ा हमें इसके अंदर कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ये हमने किया। अब गाइस ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अगर ये 35 है तो सिंपल सी बात है ये वाला एंगल भी 35 का ही रहेगा, ये वाला एंगल भी 35 का ही रहेगा। मैं यहां बना के दिखा देता हूं, चलो ऐसे, ये वाला। तो गाइस ये वाला एंगल 35 का है, ओके। अब देखो गाइस ये वाला जो लेंथ अपने को ऑलरेडी दिया हुआ है 0.3, ये देखो ये देखो ये देखो ना, ये देखो 0.3, तो 0.3 ये दिया। बट सर अपने को तो सर ये हाइट निकालना है ना सर। अरे हाइट निकालना है तो क्या टेंशन है, आराम से निकाल सकते हो। यहाँ साइन थीटा लगा दो, साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो अपोजिट हमारा हाइट है और हाइपोटेनस हमारा 0.3 है। सो गाइज हम क्या करेंगे, हम अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, h इक्वल टू 0.3 इंटू साइन थीटा, तो गाइज हमारा क्या निकल जाएगा, हमारा हाइट आराम से निकल जाएगा। ओके, तो मेरे ख्याल से दोनों चीजें जो रिक्वायरमेंट चाहिए था वो हम मिल चुका है। डिफॉर्मेशन ऑफ स्प्रिंग एट पोजीशन 1 ऑलरेडी अपने को दिया है। डिफॉर्मेशन ऑफ स्प्रिंग एट पोजीशन 2 ये कितना होगा, ये हमने खुद से निकाला। मैंने बोला कभी कभार 1 और 2 दोनों का नहीं दिया रहता, तो उसके लिए फ्री लेंथ दिया रहेगा। तो फ्री लेंथ जब दिया रहता तो क्या करने का, जितना हमें स्ट्रेच हुआ दिया है उसमें से फ्री लेंथ को माइनस कर दिया करो। बट इसके अंदर स्प्रिंग हमें ए पोजीशन का दिया है 0.1, हमें सेकंड का फाइंड करना था। तो सेकंड का हमने देखा कि कितना यहाँ लेंथ था, जब आगे जाएगा तो कितना 0.3, 0.3 में से जो पहला वाला लेंथ था वो हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो हमें पता चल गया कि स्प्रिंग और कितना स्ट्रेच हुआ है पोजीशन 2 पे जाने के लिए। तो ये तीन चीजों का हमें रिक्वायरमेंट था, वो हमने तीनों फाइंड कर लिया। अब एक एक करके, सबसे पहले गाइस हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें एम दिया हुआ मास 20 kg। इसके बाद गाइस हमें और क्या दिया हुआ है, हमें स्टिफनेस मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है 500 न्यूटन मीटर, और कुछ दिया हुआ है। बाकी चीजें तो हमने निकाल ली है, ओके, बाकी चीजें हमने फाइंड कर ली। मैं यहाँ लिख देता हूँ x1 0.1, डिफॉर्मेशन ऑफ स्प्रिंग एट पोजीशन 1 और डिफॉर्मेशन ऑफ स्प्रिंग एट पोजीशन 2 हमने निकाल के वहां देखा 0.3 माइनस 0.1 विच इज इक्वल टू 0.2 मीटर, ओके। और साथ में हमने हाइट भी निकाल लिया, देखो साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस 0.3 था, तो गाइस h इक्वल टू 0.3 साइन थीटा। तो मैंने यहाँ अच्छे से फिर से लिख दिया जिससे आपको अच्छी तरीके से दिखे। और थीटा कितना है, 35 डिग्री, ओके। अब इसको एक साथ ही सॉल्व करेंगे। अब गाइस वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, बाय अप्लाइंग वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, सबसे पहला गाइस वर्क 1 to 2, तो सबसे पहले नहीं, यहां मैं लिख देता हूं, सबसे पहले मैं किसका निकाल रहा हूं, वर्क बाय स्प्रिंग फोर्स। आप कोई भी पहले निकाल सकते हो, बस आपको दिखना चाहिए इसके अंदर कौन कौन से फोर्सेस से वर्क हो रहा है। तो हमने 3 एनालाइज कर लिया, स्प्रिंग से, ग्रेविटी से और एक्सटर्नल फोर्स से। बस अब लाइन वाइज निकालो, बस आपके फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो 1 to 2 क्या फॉर्मूला था स्प्रिंग का, 1/2 के x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर, और दोनों हमने फाइंड कर लिया। डिफॉर्मेशन ऑफ स्प्रिंग एट पोजीशन फर्स्ट कितना था, 0.1, और देखो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू हमें दी है 500, 0.1 का स्क्वायर, और डिफॉर्मेशन स्प्रिंग एट पोजीशन सेकंड पोजीशन पे कितना स्ट्रेच हुआ है, तो हमने ये भी निकाल लिया, कितना था 0.2 का स्क्वायर। अब गाइस बस इसको सॉल्व करो प्रोडक्ट से, देखो हमारा आंसर हमारी आंखों के सामने आ जाएगा। 0.2 इंटू 500 इंटू ब्रैकेट 0.1 का स्क्वायर माइनस 0.2 का स्क्वायर। सो गाइस ये जो हमारा आंसर है, एक मिनट फिर से मैं इसको करता हूँ, 0.5 इंटू 500, 0.1 का
स्क्वायर माइनस 0.2 का स्क्वायर। सो गाइस इसका आंसर फाइनली आ गया हमारा -7.5, -7.5। सो हम यहाँ लिख देते हैं -7.5 जूल, क्योंकि एनर्जी है, मतलब वर्क है तो वर्क एनर्जी होता है और उसका यूनिट क्या होता है, जूल होता है। अब भाई पहला तो हमने फाइंड कर लिया, अब दूसरा के लिए हम अलग कलर ले लेते हैं। ओके, अब वर्क बाय वेट फोर्स मतलब ग्रेविटी वाला। तो अगेन 1 to 2 का निकालना है हमें। क्या फॉर्मूला देखो गाइस, नीचे से ऊपर जा रहा है मतलब अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है, तो माइनस mgh, माइनस m कितना है 20, g कितना है 9.81, h गाइस ऑलरेडी हमने निकाला, ये देखो 0.3 इंटू साइन 35। अब गाइस इन सभी को एक साथ मल्टीप्लाई करो, देखो आपका आंसर आ जाएगा -20 इंटू 9.81 इंटू 0.3 इंटू साइन 35। ओके, सो गाइस इसका आंसर आ गया हमारा -33.760 जूल। तो गाइस ये भी निकाल लिया। अब अगेन अब मैं, चलो मुझे इस क्या करता हूं, इसको कॉपी कर लेता हूं और कॉपी करके अगले पेज पे आ जाता हूं। ओके, इसको थोड़ा इधर ले लेता हूं क्योंकि मुझे जो जो चीजें चाहिए। सो गाइस अगला हमने 2 निकाल लिया, अब तीसरा वर्क बाय थर्ड, वर्क बाय फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। तो अगेन 1 to 2। अब फॉर्मूला क्या है ये देखो, कभी कभार ना गाइस ये देखो, इसके अंदर एक चीज मैं पहले बता देना चाहता हूं, जहां ये बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसी साइड फोर्स लग रहा है, जहां बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसी साइड फोर्स लग रहा है। इसके अंदर गाइस वो नॉर्मल फॉर्मूला है ना, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये वाला यूज करना। बट अगर नहीं ऐसा है कि मतलब मान लो वर्क इधर लग, मतलब फोर्स इधर लग रहा है, बॉडी का डिस्प्लेस दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में, फोर्स यहां लग रहा है, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट यहां है, तो मैंने उससे रिलेटेड भी फॉर्मूला आप लोग को बताया कि हमें कौन सा कंपोनेंट यूज करना है। प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताना, जिससे मुझे पता चले कितने बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से याद है गाइस। तो अगर डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और फोर्स इधर लग रहा है तो हम कौन सा कंपोनेंट यूज करेंगे। बट इसके अंदर देखो फोर्स भी इसी साइड लग रहा है, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो हम सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा, ये देखो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स कितना है, मेरे ख्याल से 300 है, 300 न्यूटन। ओके, फोर्स कितना लग रहा है 300 न्यूटन। और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट, बॉडी कितना डिस्प्लेस हो रही है गाइस। ओके, बॉडी देखो कितना डिस्प्लेस हो रही है, यहां से यहां जा रही, कितना डिस्प्लेस हो रही है 0.3, 0.3। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.3, एक जीरो से एक चला गया तो ये 33 जा 90 जूल हो गया। ओके गाइस, अब सब चीजें हमें लगभग मिल चुकी है। अब हम यूज करेंगे वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। यूजिंग वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, समेशन ऑफ ऑल वर्क विच इज इक्वल टू चेंज इन अ काइनेटिक एनर्जी। आप देखो गाइस, यहाँ एक चीज बताना चाहूंगा, स्टार्टिंग में मुझे बता देना चाहिए था, पर चलो मैं यहाँ अभी बता देता हूँ आपको। थोड़ा मैं इसको इस साइड लेके मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके, यहाँ क्या लिखा हुआ देख, ये देखो लिखा, ये इन अ पिस्टन ए फ्रॉम वेयर द स्लाइडर ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। स्टार्टिंग में रेस्ट था, स्टार्टिंग में रेस्ट में था, तो रेस्ट में था तो सिंपल सी बात है यहाँ इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगा, और इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो सिंपल सी बात है जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, जो मूव, जो आगे मोशन के लिए जो एनर्जी जरूरी होती है इसको क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो इस केस के अंदर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जीरो होगा। समझो T1 पे, मतलब पहले पोजीशन पे, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है ना, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा और यहाँ होगा। तो गाइस ये देखो, अब मैं यहाँ अप्लाई करूंगा, अब चाहिए तो स्टार्टिंग में लिख सकते हो, चलो मैं यहाँ स्टार्टिंग में लिख देता हूँ। तो स्टार्टिंग में लिख सकते हो जो हमारा काइनेटिक एनर्जी, मतलब T1 मतलब एनर्जी एट पोजीशन 1, एनर्जी एट पोजीशन 1 0, एनर्जी एट पोजीशन 2 1/2 mv²। अब गाइस देखो कि हमें मास दिया हुआ है, मास कितना है, मेरे ख्याल से 20 है, हाँ 20 है, इंटू v²।
अब इसको अगर आप कैंसिल करते हो तो थोड़ा मैं इसको छोटू सा कर दूं, जिससे आपका काम यही हो जाए। अब इसको कैंसिल करते हो तो ये हो जाएगा 10v²। तो दोनों एनर्जी, इनिशियल एनर्जी एंड फाइनल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी तो 0 है एंड फाइनल एनर्जी 10v² है। तो गाइस यहां से आप स्टार्ट करते हैं। तो टोटल वर्क डन विच इज इक्वल टू चेंज इन अ काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन अ काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। अब गाइस फाइनल एनर्जी हमारा कितना होता है, फाइनल एनर्जी 10v² है और इनिशियल एनर्जी सर ने पहले बताया 0 है। ओके, तो आप समेशन ऑफ ऑल वर्क, सब वर्क को प्लस करो। सबसे पहले चलो यहां दिखाई दे रहा है, इसको ही लिख लेते हैं 90। सबको प्लस करना है, प्लस करना है, पर यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। बोलोगे सर प्लस बोल रहे थे, अरे भाई माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मैं क्या कर सकता हूँ 7.5। इसके बाद गाइस प्लस माइनस माइनस अगेन 30 कितना है 33.76 इक्वल टू 10v²। 10v², क्योंकि ये तो 0 हो गया ना, तो T2 ही बचा, T2 की वैल्यू 10v²। अब सॉल्व करो फटाक से। 90 माइनस 7.5 माइनस 33.76, सो इसका आंसर आ गया 48.74 और डिवाइड बाय 10, डिवाइड बाय 10 कर दो तो डायरेक्ट अपना आंसर आ गया गाइस 4 देखो ये पूरा माइनस किया, फिर 10 से डिवाइड किया, 10 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर है 4.874। अब गाइस क्या करेंगे, इसको रूट में ले लेते हैं। अब देखो इसका आंसर, सो गाइस इसका आंसर आ गया v इक्वल टू 2.207 मीटर पर सेकेंड। देखो आराम से निकल गया गाइस। तो हमें ये v निकालना था गाइस, कुछ नहीं है, मैंने बोला थोड़ा दिमाग लगाओगे ना तो इसके अंदर कौन कौन सा फोर्स यूज किया है सबसे पहले वो देख लो। और जनरली फोर्स को अगर आप एनालाइज कर लोगे ना तो आपका काम बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। बस फोर्स को अगर आपने एनालाइज कर लिया तो आपका काम एक झटके में हो जाएगा। ओके, तो चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं हम। ये देखो क्या लिखा हुआ है, अ 2 kg स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट h and strike the ground with a velocity of 24 meter per second. Using work energy principle, find the kinetic energy of the stone as it strike the ground and the height h from which it was dropped. देखो ये सबसे पहले एक चीज जो लिखा है आपने को, इसके अंदर दो चीजें फाइंड करनी है मेरे ख्याल से। सबसे पहले फाइंड द काइनेटिक एनर्जी, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टोन एज इट स्ट्राइक द ग्राउंड, वो निकालना है। और साथ में मतलब जब ये वाला जो स्टोन है जब नीचे आएगा तो उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है वो अपने को फाइंड करना है। और साथ में ये हाइट फाइंड करना है, दो चीजें अपने को फाइंड करना है। काइनेटिक एनर्जी जब यहाँ स्टोन आएगा तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है और साथ में इसका हाइट कितना है वो फाइंड करना है। अब साथ में गाइस यहाँ एक चीज देखो कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। और देन इसके बाद फाइनल जो हमें जो फाइनल वेलोसिटी है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है बट फाइनल वेलोसिटी होगा ना, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी उस केस के अंदर क्या होगा, 0 होगा। देखो मैं ऐसा लिख दूं, एनर्जी एट पोजीशन 1 विच इज इक्वल टू 0। क्यों 0? अरे मेरे दोस्त वहां इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना, इसलिए 0 है। अब सेकंड पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी है, इसलिए वहां हम फॉर्मूला लगा देंगे mv², 1/2 m दिया हुआ है 2, v भी दिया होगा। देखो फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है 24 का स्क्वायर। अब बस इसको सॉल्व करो, 2 हमारा कैंसल और ये 24 का स्क्वायर। सो गाइस ये हो गया हमारा 576 जूल। तो जब फाइनल पोजीशन पे पहुंचेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 576 जूल होगा। अब इसके बाद गाइस हमसे ये भी पूछा है कि बताओ हाइट कितना है जो ऊपर से नीचे आ रहा है। तो गाइस इसके अंदर आपको एक ही फोर्स दिखाई दे रहा है, कौन सा, वर्क बाय वेट फोर्स। वर्क बाय वेट फोर्स बोलो या तो वर्क बाय ग्रेविटी बोलो, उसके अलावा कुछ भी नहीं लग रहा है। तो भाई एक ही फोर्स लग रहा है, एक ही फोर्स का काम है, तो मैं डायरेक्ट ही, तब एक ही फोर्स का काम है तो डायरेक्ट ही कर देते ना अपन, क्यों इतना लिखने की जरूरत है। तो यहां हम लिख देते हैं by using work
एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या है, समेशन ऑफ ऑल वर्क विच इज इक्वल टू चेंज इन अ काइनेटिक एनर्जी। अब गाइस फाइनल माइनस इनिशियल, तो इनिशियल तो जीरो ही है तो इसको लिख के मतलब नहीं, चलो मैं आप लोगों के लिए लिख ही देता हूं। अब गाइस देखो हमने ये काइनेटिक एनर्जी तो ऑलरेडी निकाल ली है, और यहां देखो एक ही वर्क है, एक ही वर्क है तो सबका समेशन करने की जरूरत भी नहीं है। क्या चल रहा है यार, ये चल नहीं रहा है ठीक से। ओके, समेशन ऑफ वर्क, एक ही वर्क है, वर्क बाय वेट फोर्स। वेट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mgh होता है। अब गाइस इसमें माइनस इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि टुवर्ड द ग्रेविटी आ रहा है, टुवर्ड द ग्रेविटी आता है तो इसमें प्लस लगाते हैं। अब इक्वल टू T2 की वैल्यू ऑलरेडी दी है, कितना है 576, और ये तो जीरो है तो ये जीरो को हीरो कर दो, हटा दो, और m कितना है 2, g कितना है 9.81, h अपने को फाइंड करना है तो 576। अब ये दोनों डिवाइड मिला दो, आंसर आ जाएगा 576 डिवाइड बाय 2 इंटू 9.8। बस करो काम, हो गया आपका। 576 डिवाइड बाय 2 इंटू 9.81, 1 भी लिख दो भाई, 81। तो गाइस फाइनली हमारा आंसर आ गया h इक्वल टू 29.3577 लिख सकते हो मीटर, तो ये निकल गया हाइट। ओके अब देखो इस और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं मैं थोड़ा बता देना चाहता हूँ। जैसे मैंने बताया कि ये देखो, अगर ये देखो सेम डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लगा है, कहीं कहीं क्या लगा रहता है, इंक्लाइन, एक एंगल पे लगा रहता है, तो उसके अंदर कौन सा फोर्स का फॉर्मूला यूज करना, फोर्स का कौन सा कंपोनेंट यूज करना है, ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। और कभी कभार हमारा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वाला भी आता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सरफेस के साथ अटैच है, तो उसका फॉर्मूला मैंने बताया कि हमेशा उससे निकलने वाला वर्क हमेशा क्या होता है, माइनस में होता है, माइनस म्यू एन एस, ये वाला। ओके, इसके अंदर का इसे नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन को निकालने का भी तरीका है। अगर इंक्लाइन सरफेस पे है तो mg लेते हैं, ओके, इंक्लाइन सरफेस पे नहीं है तो अगेन यहाँ भी हम कंपोनेंट यूज करते हैं गाइस। ये सभी चीजें मैंने अपने ऐप के लेक्चर में बहुत सारी चीजें बताई है, बट मैंने मेन बता दिया किस तरह से करते हैं, और आपको बाकी क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस कर लो, जिससे क्या होगा कि आपको अगर किसी तरह का भी क्वेश्चन आए तो आप आराम से निकाल सकते हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।